1000 साल पहले नॉर्वियन कबीले का गुलाम लड़का एरी कैद खाने के पास आता है, जिसके अंदर एक कैदी था। कैद खाने का कैदी काफी खतरनाक लग रहा था, जिसे कई लोगों ने जकड़ रखा था। कैदी का नाम था वानाई। कुछ देर बाद दो योद्धा आपस में लड़ रहे थे, जिन्हें कई लोग बैठे देख रहे थे। एक योद्धा दूसरे को मार रहा था, जिसे देख दूसरे कबीले का सरदार मैग्नस अपने आदमी को नॉर्वियन सरदार चीफ्टन से जीत के पैसे लेकर आने को कहता है। अब चीफ्टन उस तरफ देखता है जहां उसका शेर खड़ा था। मैग्नस वानाई को गौर से देख रहा था, जिसे एक जंजीर से बांधा गया था। एरी वानाई के हाथ खोलने लगता है ताकि वो मुकाबला कर सके, लेकिन दूसरे योद्धा उसे खींच लेते हैं। वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन वानाई एक को अपनी टांगों में जकड़ लेता है। दूसरा योद्धा उसे पीछे से मारने लगता है और तभी वानाई पहले को दांतों से काटकर दूसरे को पकड़ लेता है। मैग्नस अपने योद्धाओं को हारते हुए देख रहा था, जबकि वानाई योद्धा के गले में जंजीर डालकर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। अब चीफ्टन वानाई को देख रहा था और वानाई हथकड़ियों के लिए अपने हाथ आगे करता है। अब उसे फिर से जकड़कर वापिस कैद खाने में डाला जाता है। उसी रात को वानाई सो रहा था और वो सपने में खुद को पानी में खड़ा देखता है। अगले दिन सुबह वानाई को उठाया जाता है और कबीले के लोग उसे जकड़कर कहीं ले जाते हैं। कुछ देर बाद वानाई पानी में खड़ा था ताकि नहा सके। वो पानी में डुबकी लगाता है और उसके हाथ एक तीर का टूटा हुआ अगला हिस्सा लगता है, जिसे वो मुंह में रखकर छुपा लेता है। रात को वानाई अपने हाथ पर कट लगाकर तीर के हिस्से की धार देखता है और फिर उसे छुपा देता है। इसके बाद वो सो जाता है और सपने में देखता है कि उसे कहीं दूर ले जाया जा रहा है। अगले दिन क्लिफ्टन उसे खो मत देना। फिर वो कहता है, हमें उसकी जरूरत है। मैग्नस, तुम्हें पैसे चाहिए क्लिफ्टन। अब दोनों में सौदा होता है और ये सौदा था वानाई का। कुछ देर बाद क्लिफ्टन, तुम कौन हो? लेकिन वानाई हमेशा की तरह चुप रहता है। क्लिफ्टन, उठाओ इसे और ले जाओ। अगले दिन नॉर्विन कबीले के लोग वानाई को जकड़कर मैग्नस के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन वानाई अपने मुंह से तीर का हिस्सा निकालकर उन पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में वानाई आजाद था। अब क्लिफ्टन का कटा सिर वानाई के पास था। दोस्तों, वानाई के अंदर सिर्फ नफरत थी, इसी वजह से वो कभी हारता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आया है। बस सभी इतना ही जानते थे कि वो एक खतरनाक हत्यारा है। अगले दिन वानाई आगे बढ़ रहा था, जिसके पीछे पीछे गुलाम लड़का एरी भी आ रहा था। एरी हमेशा वानाई की फिक्र करता था और ये बात वानाई भी अच्छी तरह से जानता था। रात को जब दोनों सो रहे थे, वानाई सपने में एक समुद्री नाव देखता है। अगले दिन वानाई और एरी आगे बढ़ रहे थे और उनके सामने नॉर्स कबीले के कुछ लोग बैठे थे। लीडर, तुम क्लेन से आए हो? एरी कहता है, नहीं। लीडर वानाई से पूछता है, तुम क्यों नहीं जवाब देते? लेकिन वानाई चुप ही रहता है। अब लीडर एरिक अपनी तलवार उठाता है और तभी नॉर्वियन कबीले से बचा हुआ हॉल उसे रोकता है। वो बताता है कि इसी ने हमारे सरदार को मारा है। ये सुनकर एरिक अपने बेटे को बुलाता है। एरिक का बेटा अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है, लेकिन वानाई भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। वानाई के इरादे जानकर वो डर जाता है। अब एरिक आगे आकर एरी से, क्या इस गूंगे का कोई नाम है? एरी बताता है, इसका नाम है वानाई। एरिक दोनों को बात करने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद एरिक गुलाम एरी से कहता है, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल गई, अब तुम क्या करोगे? एरी, मैं घर जाना चाहता हूँ। एरिक पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? एरी याद करने की कोशिश करता है और कहता है, पता नहीं। इसके बाद एरिक वानाई से कहता है कि हम पवित्र जगह की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमें ईश्वर मिलेगा और हमें तुम्हारे जैसे योद्धा की जरूरत है। अगर तुम भी वहाँ चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे पाप माफ कर देगा। अब एरिक एरी से वानाई के बारे में पूछता है, ये कहाँ से आया है? एरी बताता है, ये नर्क से निकला है। एक आदमी, तो कहाँ है ये नर्क? एरी, समुंदर के दूसरी तरफ।
इसके बाद एक बड़ी सी नाव में एरिक और साथी पवित्र जगह की तरफ बढ़ रहे थे, जिनके साथ वानाई भी था। कई दिनों बाद एरिक को लगता है कि पवित्र जगह के पास पहुंच गए। फिर सभी जंगल में आगे बढ़ते हैं और वानाई भी उनके साथ आगे बढ़ता है। एरी नाव के पास किनारे पर ही रुका था, जो सभी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद एरिक और साथी आराम करने लगते हैं। फिर एरिक अपने सलाहकार को कहता है कि हमें किसी और जगह, पवित्र जगह को ढूंढने जाना चाहिए। सभी फिर नाव लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उन पर तीर से हमला होता है, जिसके बाद सभी जल्दी जल्दी किनारे पर आकर नाव से उतरते हैं। अब वानाई और एरी एक तरफ बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ हमलावर की तीर को नदी के गंदे पानी से साफ किया जा रहा था। सलाहकार, ध्यान से देखो इसे। एरिक तीर को ध्यान से देखकर कहता है, पत्थर। सलाहकार कहता है, ये लोहे की है। अब एरिक ध्यान से तीर को देखकर, वो शिकारी है। सलाहकार समझ आता है कि उनके आदमी पर शिकारियों ने हमला किया था। एरिक, हम इस जगह को जरूर जीतेंगे। सलाहकार, हम ये कैसे करेंगे? एरिक उससे सहमत था, क्योंकि उसे पता था कि उसके आदमी भूखे प्यासे हैं। वो अपना पानी सलाहकार को देता है, जिसे बाद में सभी पीते हैं। कुछ देर बाद सभी भूख प्यास से परेशान थे। नदी का पानी गंदा था और खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वानाई किनारे पर पत्थर उठाकर कुछ बनाने लगता है और एरिक पानी में ईश्वर को याद कर रहा था। वानाई जल्द ही पत्थरों से एक मीनार बना देता है, जबकि दूसरे भूख प्यास से परेशान थे। कुछ देर बाद दूर से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता है, जिसका पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। वो सीधा वानाई के पास आकर पूछता है, क्या तुम हमें सुन सकते हो? वानाई उसे चुपचाप सुन रहा था। फिर मडमैन सबको बताता है कि ये बोल सकता है। एरिक हैरानी से सब सुन रहा था और मडमैन बताता है कि ये तुम सबको यहाँ नर्क में लेकर आया है। एरी वानाई की खामोशी को समझकर हमें ये जगह छोड़नी होगी। फिर वो कहता है, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। एरिक, क्या ये तुम्हारे जरिए बात करता है? लेकिन एरी कहता है, यहाँ से बाहर जाने का यही रास्ता है। सलाहकार, क्या मतलब है जाने का? एरी कहता है, घर। यानी घर जाना चाहते हो तो जंगल की तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ किनारे पर खतरा है। अब एरिक का साथी एरिक से, तुमने पवित्र जगह का वादा किया था, लेकिन वानाई हमें नर्क में ले आया और यहाँ कोई गॉड नहीं है। ये कहकर वो वानाई को मारने बढ़ता है, लेकिन वानाई उसे काट देता है। फिर वो एरिक के बाकी साथियों को भी काट देता है। इसके बाद वानाई जंगल की तरफ जाता है और एरी भी उसके पीछे पीछे आता है, जो उसकी खामोशी को समझ सकता था और जिसे वानाई पर विश्वास था। दोनों घर जाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। उधर सलाहकार, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन एरिक धीरे धीरे उसके पास आकर उसे गले लगाकर धोखे से उसे चाकू मार देता है। एरिक, चले जाओ यहाँ से। और घायल सलाहकार आगे बढ़ता है। वानाई और एरी जंगल में आगे बढ़ रहे थे और उधर पानी में खड़े एरिक को तीर लगते हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। वानाई एरी को उठाकर आगे बढ़ रहा था, जो काफी थक चुका था। अगले दिन दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वानाई पहले समुद्र को देखता है और फिर एरी को। जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ बहुत सारे मडमैन खड़े थे। एरी इतने सारे मडमैन देखकर डर गया था। वानाई एरी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है और अपने हथियार फेंककर उनके बीच आ जाता है। वानाई को पता था कि अब उसे त्याग देना होगा, जिसके बाद ही एरी बच सकता है। वानाई का अनुमान बिल्कुल सही था और सभी मडमैन एरी को जिंदा छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर में वानाई मौत का गॉड ओडेन था, जो किसी से बात नहीं करता था, लेकिन पवित्र आत्माएं उसकी बात समझ जाती थी। इसीलिए एरी उसकी खामोशी यानी बात समझ लेता था, क्योंकि वो पवित्र था। एरिक पवित्र जगह ढूंढना चाहता था, जहाँ वो ईश्वर से मिल सके, लेकिन मारा जाता है। वानाई यानी ओडिन उसे समझाता है कि पवित्र जगह सुनसान किनारों पर नहीं होती, बल्कि पवित्र जगह वही है जहाँ जीवन है, जैसे जंगल में। इसीलिए वानाई सभी को जंगल में आने को कहता है। कहानी में वानाई हमें बताता है कि सुनसान जगह नर्क है, जहाँ एरिक और उसके साथी मारे जाते हैं। अंत में दोस्तों, वानाई यानी ओडिन हमें 2 संदेश देकर चला जाता है। पहला संदेश संतुलन का,
यानी जहाँ हार है वहीं किसी की जीत है, जहाँ मौत है वहीं जीवन है, जहाँ धोखा है वहीं विश्वास है। ओडिन का मतलब साफ था, हर चीज में संतुलन होना जरूरी है। दूसरा संदेश था त्याग का। अच्छाई को बचाने के लिए त्याग देना पड़ता है, जैसे वानाई यानी ओडिन ने दिया एरी को बचाने के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।